हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण के अंदर हेलो एल्केन। लास्ट अपना हेलो एल्केन कंप्लीट हुआ है। इसी वर्गीकरण का आगे के पार्ट अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और मेरे ख्याल से पिछली क्लास वाले आपके लगभग क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत या समस्या आपके लग रही है तो आप वो जरूर पूछिए। तो हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहां देखिए अपना क्लासिफिकेशन चल रहा था कार्बन के संकरण के बेस पे। तो अपन पहले पढ़ रहे थे sp3CX आबंध वाले यौगिक, ठीक है। इसके अंदर अपना हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पर अटैच होगा, जुड़ा होगा, उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। मतलब उस पर सभी बॉन्ड सिंगल होंगे। तो इनको अपन वापस कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्टीशन में इसका वापस वर्गीकरण करते हैं। जिसमें पहला अपन ने पढ़ा है हेलो एल्केन, या इसका सिंपल नाम लें तो अपन एल्किल हैलाइड। सेकंड अपने पास आता है एलिलिक हैलाइड और थर्ड अपने पास आएगा बेंजिलिक हैलाइड। सेकेंड अपन यहां पढ़ने वाले हैं sp2CX आबंध वाले यौगिक, और एक अपना बनता है sp3CX आबंध वाले यौगिक, जो अपने सिलेबस में है नहीं। तो अपन इन 2 की ही बात करेंगे। ये वाली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं एलिलिक हैलाइड की। तो देखिए बच्चों, एलिलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो इस यौगिक के या इन यौगिकों के अंदर हेलोजन परमाणु कहां अटैच होगा, क्योंकि ये इसी के पार्ट है सभी। तो सभी में sp3 संकृत कार्बन पर अटैच होगा। तो एलिलिक कार्बन जो होता है उस पर अगर हेलोजन जुड़ता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब बात ये आती है कि एलिलिक कार्बन होता कौन सा है। तो देखिए एलिलिक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाला, यानी sp2 संकृत कार्बन के पास वाला sp3 संकृत कार्बन जो है उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन बोलते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2X, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, sp3। ये कौन सा हो गया, sp2। तो इसी कार्बन को अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पे एलिलिक कार्बन बोल रहे हैं। और जब एलिलिक कार्बन पर हेलोजन अटैच होगा तो अपन उस हैलाइड को क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहां अटैच हो गया, ये भी एलिलिक हैलाइड हो गया। मतलब कुल मिलाकर आपको देखना है कि हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है, जिस sp3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उसके पास वाला कार्बन अगर sp2 संकृत है, वो बेंजीन का नहीं होना चाहिए। बट sp2 संकृत कार्बन है तो आपका कौन सा हैलाइड बन जाएगा, एलिलिक बन जाएगा। और यदि
हेलोजन वाला sp3 संकृत कार्बन बेंजीन पे लगा हुआ है तो इस कार्बन को अपन बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं इसे? बेंजिलिक कार्बन। और ये जो हैलाइड बना है इसको अपन क्या नाम देंगे? बेंजिलिक हैलाइड। तो देखिए बच्चों, इसमें अपन क्या बता सकते हैं कि इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन या जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है उसका नजदीकी कार्बन जो है वो sp2 संकृत होता है। ठीक है, लेकिन वो sp2 संकृत कार्बन किसका नहीं होना चाहिए? बेंजीन का। क्योंकि बेंजीन अगर आ गया तो इसका मतलब वो कौन सा हैलाइड बन जाएगा? बेंजिलिक हैलाइड बन जाएगा। फिर इसके ये एग्जांपल डाल देंगे। इसी प्रकार अपन इसको बता देंगे, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है वो बेंजीन वलय के साथ जुड़ा होगा। या इसको ये भी बोल सकते हो कि बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन पर जब हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। ये भी बोल सकते हो। और डायरेक्टली इसको आप ये भी कह सकते हो कि जब हेलोजन परमाणु बेंजिलिक कार्बन पर जुड़ता है तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार यहां भी बोल सकते हो कि जब हेलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन पर जुड़ता है तो उसे एलिलिक हैलाइड या बने यौगिक को एलिलिक हैलाइड कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक पार्टीशन इसका कंप्लीट हुआ है। सेकंड की अगर अपन बात करें तो यहां देखिए, आप समझ गए होंगे शायद कि यहां हेलोजन परमाणु कहां अटैच है? sp2 संकृत कार्बन पर। इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वाइनिल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड के अंदर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, इसको अपन वाइनिल कार्बन कहते हैं। और ये इसको वाइनिल कार्बन कहते हैं और ये वाला एलिलिक कार्बन है। ठीक है ना? तो यहां हेलोजन परमाणु कहां अटैच हुआ है? वाइनिल कार्बन से अटैच हुआ है, तो ये क्या बन गया? वाइनिल हैलाइड बन गया। यहां एरोमेटिक यौगिक कोई भी हो सकता है, जिस एरोमेटिक यौगिक पर डायरेक्टली आपका हेलोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपनी लाइन क्या बन जाएगी? यहां अपन लिख देंगे कि इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। इन यौगिकों को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक नंबर अपन लगा के बोल सकते हैं वाइनिल हैलाइड। इसमें अपन बोल देंगे कि हेलोजन परमाणु वाइनिल कार्बन, या सीधा ये भी बोल सकते हो कि सीधे sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। और आगे आप डाल दोगे लेकिन कोष्टक के अंदर कि वो एरोमेटिक यौगिक का sp2 कार्बन नहीं होता है। फिर आप ये एग्जांपल बना दोगे, यहां बोल दोगे कि इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिक के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से आप ये इसका वर्गीकरण कंप्लीट कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, बात ये आती है कि इस क्लासिफिकेशन से या इस वर्गीकरण से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके सामने रख दिया गया हो ठीक है, अब आपसे पूछा गया हो कि ये यौगिक किस प्रकार का हैलाइड है, या दो तीन यौगिक दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन्हें एलिलिक या एल्किल हैलाइड या बेंजिल हैलाइडों में वर्गीकृत कीजिए या विभाजित करके लिखिए।
लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता, आंसर छोटा हो जाता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मोस्टली आपको कंपाउंड देकर ये पूछा जाएगा ये किस प्रकार का हैलाइड है, मतलब इसकी पहचान करनी है आपको। तो देखिए, पहचान करने के लिए आपको एक दो स्टेप यूज कर लेने हैं। सबसे पहला काम आप करोगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का संकर्ण पहचानोगे। अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे बिल्कुल सिंपल है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का संकर्ण ज्ञात करोगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन पर है। इस कार्बन पर देखिए कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है? सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसका संकर्ण क्या हो गया? sp3। ये काम करते ही आपके पास देखिए दो भाग बने हुए हैं ना, तो यानी ये जो कंपाउंड है ये इसका हिस्सा है, ये वाला आपका कैंसिल हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड आपका इनमें से कोई होगा, या तो ये एल्किल हैलाइड होगा, या एलिलिक हैलाइड होगा, या बेंजिलिक हैलाइड होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसकी स्टेप टू स्टेप पहचान शुरू कर देंगे। यहां देखिए बच्चों, इसकी पहचान क्या है कि इसमें सारे कार्बनों पर सिंगल बॉन्ड होते हैं पूरे यौगिक में। तो यहां देखिए आपको बहुत सारे कार्बन दिख रहे हैं, 1 और 6 कार्बन यहां दिख रहे हैं। क्या सभी कार्बनों पर सिंगल बॉन्ड है? एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ेगा वो कार्बन कहां अटैच होगा? बेंजीन पर होगा। तो क्या यहां बेंजीन है? बेंजीन नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आपके पास क्या बचा? ये वाला। इसकी पहचान क्या है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसके पास वाला कार्बन क्या होगा? sp2 होगा। तो इसके पास वाला कार्बन अपन देखते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 है। ये हो गई पहचान इसकी। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका किस टाइप का है? एलिलिक हैलाइड। तो इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हो। जैसे और अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये बड़ा पहला काम, हैलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उसका संकर्ण निकाल लो। तो इसका संकर्ण क्या हो गया? डबल बॉन्ड आया हुआ है, इसका मतलब sp2। अब sp2 संकर्ण आते ही अपना ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, ये तो नहीं हो सकता भाई। अब इसका मतलब ये कंपाउंड इन दोनों में से होगा, या तो ये एरिल हैलाइड होगा, ये अपन सिर्फ अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपना एरिल हैलाइड होगा, और ये वाला या ये वाइनिल हैलाइड होगा। तो एरिल हैलाइड की पहचान क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। तो यहां एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं, ये तो इसलिए कौन सा हैलाइड बन जाएगा आपका? वाइनिल हैलाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये आप शायद समझ गए होंगे। एक बार आप एक दो यौगिकों की पहचान करके देख लीजिए कि आप पहचान कर पाते हो या नहीं। तो ये आपका हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ है। अब मैं एक बार इसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिक्कतें नहीं रहें। तो इसको देखिए बच्चों, अपन करेंगे कैसे।
क्योंकि ये अंदर पार्टीशन थोड़े ज्यादा हो गए ना इनके, इसलिए आपको ये वर्गीकरण अभी मैं जो बता रहा हूं इसी प्रकार आपको ये सेट कर लेना है। तो हेलोजन व्युत्पन्नों को सबसे पहले अपन इसका वर्गीकरण जो कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, हेलोजनों की संख्या के बेस पे। इस आधार पर अपन इसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस प्रकार से। पहला वर्गीकरण अपना यहां था। फिर अपन ने पढ़ा कौन सा, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। इसमें अपन क्या बता देते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस हो रही है। तो मोनो हेलोजन व्युत्पन्नों में डेफिनेशन देने के बाद फिर अपन इसमें कार्बन के संकरण के बेस पर इसका वर्गीकरण करते हैं। कार्बन के संकरण के आधार पर, इस आधार पर वैसे अपने 3 भाग बनते हैं, लेकिन अपन ने सिर्फ 2 ही भाग पढ़े हैं। एक sp3CX आबंध वाले यौगिक और एक sp2CX आबंध वाले यौगिक। ठीक है, इसमें 3 पार्ट बनाते हैं अपन इसके। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, ये एलिलिक हैलाइड और एक बेंजिलिक हैलाइड। इसी प्रकार इसके 2 पार्ट बनाते हैं, वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। इसको कार्बन की डिग्री के बेस पर अपन वापस 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और वैसे देखो एलिलिक हैलाइड में भी ऐसा पॉसिबल, क्योंकि sp3 संकरण कार्बन तो लेना था ना अपने को, तो यहां भी पॉसिबिलिटी है अपने पास। जैसे ये कार्बन भी आपका, ये हो गया आपका एलिलिक कार्बन, ये sp2 हो गया ना, ये sp3 वाला। तो ये कौन सा बना आपका, 1 2 3 3 डिग्री कार्बन है। तो ये 3 डिग्री कार्बन भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 1 डिग्री भी हो सकता है। तो इसका क्लासिफिकेशन और भी आगे इस प्रकार बन सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं था इसलिए अपन इसकी बात नहीं की। लेकिन अपन पहचान सकते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हो उसकी डिग्री देख लो कौन कितनी है, उसके बेस पर आप इसे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री तक रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण आप सेट कर लेना, इनके एग्जाम्पल डाल लेना और इनको अच्छे से तैयार कर लेना। कोई चीज अगर आपके नहीं समझ में आ रही हो तो आप जरूर पूछना, क्योंकि मैंने आपको ये पहले स्टार्ट करते समय कह दिया था कि ये चैप्टर जो है, ये मान लो कि आपके मेन ये जो 4 चैप्टर चलेंगे उनकी रीड है, बेस है। ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे वाले चैप्टरों में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी में अपन जितना भी टाइम लगना है वो इसी में लगाएंगे और इनको अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये आपका क्लियर हो चुका है शायद। अब मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद जो आपके मोनो हेलोजन व्युत्पन्नों में जो हेलो एल्केन है, जैसे या और भी आप दूसरे मान सकते हो, एल्किल बेंजिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है, वैसे अपन आगे आते रहेंगे, वैसे पढ़ते जाएंगे। तो इनका नामकरण, तो वैसे देखो यूपीएससी नाम आपको अच्छे से आते हैं शायद, फिर भी मैं 2-4 बातें इसके बारे में आपको बता दूंगा। ज्यादा इस पे अपन टाइम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें आप अच्छे से समझ चुके हो पहले।
तो हेलो एल्केन जो है, अगर आप इनका नामकरण करना चाहते हो या किसी भी कंपाउंड का अगर आप नामकरण करना चाहते हो, तो इसके लिए अपने पास मोटे मोटे 2-3 बातें होती हैं। पहली चीज अपने पास होती है मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना। दूसरी चीज अपने पास है मुख्य श्रृंखला में कार्बनों पर नंबर लिखने, अंक देना उनको। और फिर तीसरी बात अपने पास उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे अपने पास हो गया CH3, CH2, Cl, CH2, एक और मैं यहां CH3 डाल देता हूं, जैसे ये होगा। तो पहला चीज अपने पास क्या आती है, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना। अब देखिए बच्चों, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते समय आपको कुछ चीजें या कुछ नियमों का पालन करना होता है, और वो जो रूल आपको लिखवाए गए हैं उन रूल के बेस पे आप यहां मुख्य श्रृंखला का चुनाव करोगे। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं, और उसमें द्विबंध या त्रिबंध अगर आया हुआ है कंपाउंड या यौगिक के अंदर, तो उसे मुख्य श्रृंखला के अंदर रखते हैं। तो यहां सबसे लंबे कार्बन वाली चेन अपने पास जो बन रही है, या तो आप ऊपर जा सकते हो या सीधे जा सकते हो, 2 चेन अपने पास बनती हैं। तो जब 2 या 1 से ज्यादा मुख्य श्रृंखलाएं संभावित हो, तो अपन कौन सी मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जिसके बाहर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा बचती हो। जैसे एक अपन डाल देंगे यहां ऐसा कुछ, जैसे ये वाले मानते हैं अपन। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, अगर अपन यहां से काउंट करते हैं या इस साइड से कर लो भले, एक ही बात है। तो यहां से अगर अपन काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन आए। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो 4 और 5, यानी मेरे को आगे ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं। तो यहां से 1 2 3, यहां आते ही देखिए मेरे पास 2 रास्ते बने हैं, या तो मैं नीचे जा सकता हूं या सामने जा सकता हूं। तो मेरे को उस साइड जाना है जिस साइड कार्बनों की संख्या ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल से ज्यादा कार्बन सामने दिख रहे हैं, तो अपन आगे चलते हैं। 4 5, यहां आते देखिए वापस 2 रास्ते हो गए हैं, या तो मैं नीचे जाऊं या सामने जाऊं। तो नीचे मेरे को 2 कार्बन दिख रहे हैं, 1 और 2। सामने मेरे को 1 और 2। अगर मैं इस साइड आऊं तो 1 और 2, 1 और 2। यानी यहां आने के बाद कंफ्यूजन आ गया है कि नीचे जाऊं तब भी 2 कार्बन है, ऐसे जाऊं तो 2 कार्बन है, सामने जाऊं तो 2 कार्बन है। तो यानी बराबर कार्बन वाली श्रृंखलाएं अपने पास 1 से ज्यादा हो गई हैं। 1 से ज्यादा होने की कंडीशन में अगर मैं ये श्रृंखला मुख्य श्रृंखला के रूप में सिलेक्ट करूं, तो मेरे पास बाहर प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी बचती है, 1 2 और एक ये 3। ठीक है, तो मेरे पास यहां बाहर प्रतिस्थापी बचे हैं 3। और अगर मैं ये सीधे वाली चेन लेता हूं, तो मेरे पास बाहर प्रतिस्थापी कितने बचते हैं, 1 2 3 4 और 5। पहले 3 बच रहे थे, अब 5। तो इसका मतलब ज्यादा प्रतिस्थापी इस कंडीशन में बाहर बचे हैं, तो मेरे को मुख्य श्रृंखला के रूप में इस चेन का सिलेक्शन करना है। हाँ, अगर मैं इसको यहां से इस तरफ मोड़ता हूं या ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो एक ही बात होती है, सेम ही नाम बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि यहां पे देख लो, अगर मैं सीधा लेता हूं तो भी 2 बाहर प्रतिस्थापी हैं, और अगर मैं इसे यूं मोड़ता हूं तो भी 2 ही प्रतिस्थापी हैं। तो इसको मैं सीधा भी ले सकता हूं और यूं भी मोड़ सकता हूं। मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने के बाद
अब आपको क्या करना है, नंबर लिख देना है। नंबर लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि प्रतिस्थापी किस तरफ नजदीक लगता है, यानी प्रतिस्थापी को कम नंबर कौन सी साइड से मिलता है, उस साइड से अपन इसका अंकन करते हैं। तो यहां देखिए प्रतिस्थापी को यहां से कम नंबर मिला है, 1 2 3 4 5, ये नाम बन जाएगा। यहां देखिए प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आ रहा है और इस साइड से 1 2 3 पे आ रहा है, तो अपना अंकन यहां से आ जाएगा। यहां से कम नंबर मिल रहा है, 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। अब नंबर देने के बाद तीसरा काम अपने को करना है, इनके नाम लिख देने। नाम लिखते समय अपन जानते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेट में प्रतिस्थापियों के नाम लिखते हैं और लास्ट में मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, अपने पास प्रतिस्थापी एक तो क्लोरीन है और एक मैथिल है, एम से स्टार्ट हो रहा है और एक सी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब पहले नाम किसका आएगा, क्लोरीन का आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो 2 मैथिल और मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन है तो पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है इस कारण। यहां देखिए मैथिल अपने पास कहां पे है, और 2 अपने पास है एथिल और 1 अपने पास है ब्रोमीन। तो पहले के अल्फाबेट में कौन आया, ब्रोमीन आया। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे 4 ब्रोमो। अब एम से पहले ई आएगा, तो एथिल कहां पे है बच्चों, एक 3 नंबर पे और एक 5 पे है। तो आप इन दोनों के अंक लिखोगे, तो 3 5 2 अंक आए हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल। ठीक है। अब मैथिल कहां पे है, दोनों ही 2 नंबर कार्बन पे, तो आप इसे 2 बार लिखोगे, 2 2 डाई मैथिल। अब मुख्य श्रृंखला आपके पास 7 कार्बन की है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, हेप्टेन। इस प्रकार आप इनके नाम लिख सकते हो। अब चीज अपने पास आती है, जैसे कुछ कंपाउंड में अपन ले लें यहां, जैसे यहां मैं ऐड कर दूं, अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट अगर दिखाता हूं तो ठीक है, वरना सीधे लाइन खींचता हूं तो अपन उसे मेथिल मान सकते हैं। लेकिन फिर भी चलो मैं लिख देता हूं CH3 और यहां लिख देता हूं CH2CH3। ठीक है। तो यहां देखिए, अब अपने पास जो काउंटिंग अपन करते हैं, क्योंकि यहां तो जो प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर ऐड होता है उसी को अपन फर्स्ट कार्बन से ऐड करेंगे। तो यहां देखिए, जब सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी किसी रिंग पर हो या कहीं भी मेन चेन पे भी हो सकता है ऐसा, तो उस समय अगर यहां देखिए अल्फाबेट यूज करते हैं अपन, एक तो अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एथिल से काउंटिंग होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस हिसाब से इसका जो नेम या नाम जो होना था वो क्या होना था, इस काउंटिंग के बेस पे। लेकिन अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट या 2 प्रतिस्थापी एक ही कार्बन पर अटैच हो, तो उस समय अपनी ये काउंटिंग देखो, अगर मैं यहां से करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये काउंटिंग आती है। तो अगर मैं देखिए इस काउंटिंग से अगर मैं नाम लिखता हूं तो मैथिल से पहले कौन आएगा, एथिल आएगा, तो मेरा नाम बनता है 1 एथिल और 4 डाई मैथिल साइक्लो
हेक्सेन। और मैं अगर इस काउंटिंग से अंदर वाली 1 2 3 4 वाली इससे अगर मैं नंबर करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है 4 एथिल 1 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहां देखिए बच्चों, अगर मैं टोटल नंबर को अगर ऐड करता हूं तो 1 4 5 5 और 4 9, यानी इनके टोटल जो अंक है उनका योग कितना आ रहा है मेरे पास 9 आ रहा है। और यहां कितना योग आ रहा है 4 5 और 6। तो इस समय अपन क्या करेंगे, ये न करके ये वाला नंबर देंगे। ये लॉरेंस-ओवेसियंस रूल्स है और इस रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं कि अल्फाबेट में अगर अपन काउंटिंग करके या नंबर देके नाम लिखते हैं तो उस समय की कम अंकों का योग जिस साइड से कम आएगा आपको वहां से नंबर देना होगा। ठीक है, तो अपना ये नाम गलत होगा और ये वाला सही नाम होगा। तो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। ये चीज आपके समझ में आई? देखिए आपको करना क्या है, जैसे आप अल्फाबेट से नंबर देते हैं अपन, अगर अल्फाबेट से दिए गए नंबरों में टोटल नंबर आपको जोड़ने, ठीक है, और दूसरा तरीका जो नंबर देने का है उससे आप नंबर देके और उसको टोटल जोड़िए। दोनों के योग में आप देखिए कि कम नंबर किस साइड बन रहे हैं। तो जिस साइड योग कम आएगा अंकों का वो आपका, उसे आप प्राथमिकता दोगे, उसके बेस पर आप नाम लिखोगे। जैसे अपन और भी एग्जांपल यहां ले सकते हैं। जैसे मैं यहां डाल देता हूं CS2 CS3, एक यहां मैं ऐड कर लेता हूं ब्रोमीन, और एक यहां ऐड कर देता हूं जैसे क्लोरीन ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, अपन देख सकते हैं कि यहां अगर अपन काउंटिंग करें तो नंबर अपन अगर सबसे या प्रतिस्थापित लगे हुए हैं तो सबसे पहले अपन किसका यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो यहां से मेरे पास ब्रोमीन, क्लोरीन और एथिल, तो इसका मतलब मेरा काउंटिंग कहां से जा रही है, ब्रोमीन से हो रही है। 1 2 3 4 5 और 6। और अगर मैं ब्रोमीन के बाद कौन आएगा, क्लोरीन से। अगर ब्रोमीन से मैं अगर काउंटिंग न करके क्लोरीन से करना चाहूं तो मेरी क्लोरीन से काउंटिंग ले रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है। क्लोरीन से भी न करके अगर मैं एथिल से करना चाहूं तो मेरी एथिल वाली काउंटिंग ये वाली आएगी 1 2 3 4। तो तीनों तरीके से जब अपन नाम लिख के देखेंगे तो उसमें से अपन क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे, जिसमें कम योग आएगा वो अपना नंबर हो जाएगा। तो आप एक बार इसको करके देखना। तो आप इनके IUPAC नाम ये एक बार लिख के देख लेना। इस IUPAC नामकरण पर अपन अगली वीडियो में और थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके बारे में और बताएंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत। और कुछ प्रॉब्लम अगर आपकी आ रही है तो उससे पहले आप कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अभी से इसी के अंदर या इसी टॉपिक में आपको समझा दूं। ठीक है बच्चों, तो मिलते